क्या आपको पता है कि 498A केस को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट को भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। वो डायरेक्शंस क्या है, उसका आपके केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये मैं बताऊंगी मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि पुलिस को किस तरीके से डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो जब भी 498A केस उसके सामने आए तो वो केसेस को कैसे डील करें। अभी मैं इस केस के अंदर अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि जब मैजिस्ट्रेट को क्या डायरेक्शन दिए गए हैं कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई केस आता है 498A का, वो डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट हो या थ्रू पुलिस हो, तो मैजिस्ट्रेट को किस तरीके से मैटर को डील करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे पहला जजमेंट जो मैंने पहले रेफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं यहाँ पर रेफ़र करूँगी। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि वो है अरनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट, जो कि पास हुआ था 2014 में। इसके अंदर क्लियर तरीके से दिया गया है जज ने कि अगर कोई अरेस्ट या डिटेंशन होता है और अगर उस अरेस्ट और डिटेंशन को मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज करता है, यानी कि उसे जैसे कि पुलिस जो आती है वो रिमांड मांगती है और जज जो है उसे रिमांड दे देता है और उसे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट अगर किया जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए मैजिस्ट्रेट के पास। वो रीज़न्स उसे लिखना पड़ेगा। अगर विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज, अगर कोई विदाउट एनी रीज़न अगर मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो डिटेंशन जो है अलाउ कर देते हैं, तो उस मैजिस्ट्रेट साहब के अगेंस्ट में खुद डिपार्टमेंटल एक्शंस लिया जा सकता है। हाई कोर्ट खुद एक्शन लेगा ऐसे मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में जो बग़ैर किसी रीज़न के डिटेंशन को जो है अलाउ करते हैं। इसके अलावा एक और जजमेंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि है 2017 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शंस दिए गए हैं मैजिस्ट्रेट को कि वो किस तरीके से मैटर्स को डील करें। इस केस के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि 1 से लेके 5 लोगों को एक्यूज़ बनाया गया था। सबसे पहले हस्बैंड थे और बाकी के उसके रिलेटिव्स थे। जब ये मैटर फाइल किया गया मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगा कि जो एक्यूज़ नंबर 1 यानी कि हस्बैंड है, उसी के अगेंस्ट में जो है प्राइमा फेसी केस दिख रहा है, तो सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट में यानी कि एक्यूज़ नंबर 1 के अगेंस्ट में जो है समन्स इशू हुआ। लेकिन बाकी के जो लोग हैं एक्यूज़ नंबर 2 to 5, उनके अगेंस्ट में समन्स इशू नहीं किया। मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि भाई इसके इन लोगों के अगेंस्ट में कोई ज़्यादा प्राइमा फेसी केस नज़र नहीं आ रहा। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया गया, कंप्लेनेंट ने फाइल किया और कहा कि सब सारे लोगों के अगेंस्ट में जो है वो इशू होना चाहिए था समन्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट में किया गया। सेशन कोर्ट ने कहा कि ये सारे मैटर को वापस से मजिस्ट्रेट साहब देखें। इस तरीके से वापस से मजिस्ट्रेट साहब के पास वापस मैटर को भेज दिया गया और ये कहा कि इसे फिर से देखा जाए और फिर से इसके ऊपर जो है आप अपना डिसीजन दे दीजिए। वापस से मजिस्ट्रेट ने इन सारी चीज़ों को देखा और सारे एक्यूज़ के अगेंस्ट में समन्स इशू कर दिया। अब ये मैटर अपील में होते हुए आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि 498A को डील करने के लिए क्या डायरेक्शंस की ज़रूरत है, क्या हमें ये मैजिस्ट्रेट साहब को भी डायरेक्शन देने चाहिए। तो जवाब निकला हाँ। अब इसके अंदर क्या डायरेक्शन दिए गए, क्या प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया, ये मैं आपको बता रही। सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी, एक या एक से ज़्यादा। इस वेलफेयर कमेटी किस तरीके से काम कर रही है इसे खुद पर्सनली जजेस देखेंगे और एक रीजनेबल टाइम में देखेंगे। एटलीस्ट साल में एक बार तो इसकी वर्किंग रिव्यू होगी, देखा जाएगा। दूसरा, ये कमेटी के जो मेंबर्स हैं यानी कि जिनके सामने ये जो हस्बैंड एंड वाइफ को बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, तो इन कमेटी के मेंबर्स को किसी भी मैटर के अंदर विटनेस के तौर पे नहीं प्रेजेंट किया जाएगा। और जब भी कोई मैटर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आया जाता है, वो भले पुलिस के थ्रू हो या प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू हो, सबसे पहले वो इस कमेटी को रेफ़र करेंगे। ये कमेटी दोनों को चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी, उन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सेटल करने की कोशिश करेगी। और अगर नहीं सॉर्ट आउट होता है तो ये कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट बना के या तो मजिस्ट्रेट को देगी या तो पुलिस, अगर पुलिस के थ्रू अगर यहाँ पर मैटर आया है तो पुलिस को देगी। और उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगी और साथ में अपना ओपिनियन भी देगी कि उनके हिसाब से ही चीज़ों के अंदर क्या होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट साहब जब ये मैटर को आगे बढ़ाते हैं तो उस रिपोर्ट को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। और जब तक ये रिपोर्ट ना मिले
तब तक एक्यूज का अरेस्ट नहीं होगा। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उनको एक स्पेशली ट्रेनिंग दी जाएगी इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब ये मैटर्स को डील करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, ये डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ऐसे मैटर्स को कैसे डील करें। अब जब दोनों के बीच में मैटर सेटल हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उस मैटर सेटलमेंट होने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब खुद इस चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, पूरे केस को, या क्रिमिनल केस को बंद कर सकते हैं। इसे क्वैश करने के लिए आपको हाईकोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 498A के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल किया गया है, बेल एप्लीकेशन, और उसमें पीपी को एटलीस्ट एक दिन का क्लियर नोटिस दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट साहब को कोशिश करनी चाहिए कि वो बेल एप्लीकेशन को उसी वक्त डिस्पोज ऑफ करे, उसी वक्त सुन के जो है वो बेल देने का या रिजेक्ट करने का डिसीजन बना लें। और अगर कोई रिकवरी बाकी रह गई है स्त्री धन की, जिसमें जो है फीमेल जो है उसके कुछ सामान रह गया हस्बैंड के पास और वो लेना बाकी रह गया है, तो सिर्फ रिकवरी बाकी रह गई है, ये बेसिस पे उसका बेल रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि वाइफ के पास और भी काफ़ी साधन होते हैं, डोमेस्टिक के अंदर भी वो स्त्री धन रिकवर कर सकते हैं। और इस तरीके के जो बेल एप्लीकेशंस होते हैं, जो 498A या तो कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं कोर्ट के सामने, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, तो इसके अंदर बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए ये मद्देनजर रखना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसके अगेंस्ट में एलिगेशंस क्या है, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके साथ आप बेल का डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई एक्यूज इंडिया के बाहर रहता है, ज्यूरिडिक्शन में नहीं रहता है, तो मैकेनिकल तौर पे उसका पासपोर्ट जो है वो ले लेना, सीज करा देना, या तो फिर उसके अगेंस्ट में रेड कॉर्नर नोटिस कर देना, ये एकदम मैकेनिकल वे में नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कोई ठोस कारण और ठोस रीज़न ज़रूरी है। अगर केसेस डिपेंडिंग अपॉन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर अलग अलग केस कोर्ट के अंदर फाइल किए गए हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो मजिस्ट्रेट साहब इन सारे केसेस को कब कर सकते हैं, एक साथ जो है एक ही कोर्ट के अंदर सुन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 498A का मैटर एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल किया गया है, साथ में डोमेस्टिक भी फाइल किया गया है, तो ये दोनों मैटर जो है बोला गया है कि अगर पॉसिबल हुआ तो साथ में चलाइए, दोनों की तारीख साथ में दीजिए, दोनों को साथ में सुनिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग कोर्ट में या तो अलग अलग टाइम पे दी जाती है, तो उससे ज़रा बचा जा सके। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो केसेस होते हैं वो भले क्रिमिनली क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर पर्सनल अपीयरेंस जो है एक्यूज़ के, वो उसे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई एक्यूज जो है वो ये जुरिडिक्शन में नहीं रहता है, आउट ऑफ स्टेशन रहता है, तो उसके लिए उससे स्ट्रेस मत करो कि वो बार बार जो है वो कोर्ट के सामने आए। अगर ज़रूरत पड़े और अगर फैसिलिटी है तो पॉसिबल अगर है साथ ही साथ, तो आप जो है एक्यूज़ को आप सुन सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी सुन सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसे बुलाया जाए। आप अपने केसेस को रोकिए मत, केसेस को चलता रखिए, उसे मैटर्स को आगे बढ़ाइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं कि यानी कि थोड़ा सा एक नरम रवैया अख्तियार किया जाए, ज़्यादा अपीयरेंस जो है वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है तो किया जाए, और जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो होते हैं या मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होते हैं, उसमें जो केस अगर आता है तो उस पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर वो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर फीमेल को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत ही ग्रेव इंजरीज आई है, या तो कभी कभी फीमेल की डेथ हो गई है किसी वजह से, तो ये सारी चीज़ें उन केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये था दिशा निर्देश जो दिया गया था मजिस्ट्रेट साहब को ये मैटर्स 498A के जो मैटर्स है उसे डील करने के लिए। इसके अलावा और बहुत से जजमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा।